वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इसको में ना हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कि हमने उसको एलिमेंट्स है जो हमारे आज के दिन हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, तो हम इनको कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, और फिर पीरियोडिसिटी क्या होती है। तो पीरियोडिसिटी एक्चुअल में होता है कि प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन, यानी एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ का जब रिपीटिशन होता है, वो प्रॉपर्टी सेम रिपीट होती है, तो उसे हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी सा चैप्टर है ये। ठीक है, अब देखो आगे इसमें इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारी वो कैसे बनी है। जो आज के दिन हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, वो कैसे बनी थी और ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी क्लासिफिकेशन की और क्यों हुई थी। सबसे पहला हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसी क्या आफत आ रही थी कि हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना पड़ा। एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्या थी। तो देखो 1800 के अराउंड क्या था, सिर्फ 31 एलिमेंट्स नोन थे, लेकिन 1865 में क्या हुआ, ये नंबर डबल से भी आगे बढ़ गया, यानी 63। और आज के दिन इन्होंने लिखा 114 ये, लेकिन ये बुक पुरानी हो चुकी है। 2016 में 4 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे और अब ये 118 है, 14 नहीं है ये नंबर है 118। तो ये देखो, अगर मुझे ये बोले कि 118 एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग डिस्कस करो और फिर वो मेमोराइज़ करना, आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है कि हम ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें कि हर एक एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़े, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया, एक सिस्टमेटिक वे बना दिया गया, जिससे क्या हुआ कि एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करके, जैसे सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ है सबकी, तो हम एक को पढ़ेंगे तो इसका मतलब सब मिलते जुलते हैं सारे। इस तरह से हम जो कॉमन चीज़ें हैं वो बता सकते हैं फिर उनके बारे में कि ये ऐसे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्लासीफाई करना पड़ा कि 118 एलिमेंट्स को अलग अलग करके पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब आ जाओ जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब ये जेनेसिस मतलब ये एक तरह से बोल सकते हैं कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, कि भी जो क्लासिफिकेशन हम आज के दिन कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो देखो भाई, एक जर्मन केमिस्ट थे जॉन डोबर्नियर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आइडिया दिया था कि भाई हम उनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। इन्होंने देखा 1829 में इन्होंने देखा कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ मिलते जुलते से हैं, तो उन्होंने बना लिए ट्रेड्स। अभी ट्रेड्स क्या है, इन्होंने कहा कि मैं 3 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग मास के बेसिस पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो उनमें फर्स्ट और सेकंड मास का जब हम एवरेज निकालते हैं ना, फर्स्ट और थर्ड का सॉरी, तो वो सेकंड का मास आएगा। ठीक है, यानी 1 + 3/2 क्या आएगा, सेकंड का मास आ जाएगा। इन्होंने ये बोला था। ठीक है, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है, इन्होंने यही बोला था। अब देखो इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, देखो जैसे ये दे रखा है, उस टाइम पे 9 एलिमेंट्स पे ही ये चीज़ अप्लाई हो पाई थी। कौन कौन से थे वो, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। अब सोडियम क्या है, अगर इस पोटाशियम और लिथियम के मास को अगर तुम ऐड करोगे ना और फिर उसका हाफ करोगे तो लिथियम सोडियम का मास आ जाएगा। यानी लिथियम का कितना है 7 और पोटाशियम का कितना है 39। 39 + 7 46/2 23 आ गया एवरेज। ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम, इसका भी किया तो भी क्या हुआ, एवरेज करके ये 88 आएगा, फर्स्ट + 3/2। ऐसे ही फर्स्ट + 3/2 क्या आएगा, सेकंड का मास आ जाएगा। तो ये दिया था डोबर्नियर ने अपने ट्रेड्स में कि फर्स्ट और थर्ड के मास का जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो सेकंड का मास आता है, इतना बताया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद भाई इसमें तो कुछ ज़्यादा डिस्कस हो नहीं पाया, तो फिर एंट्री होती है न्यूलैंड्स की। देखो उसके बाद आए हमारे न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने क्या दिया था अपना, न्यूलैंड्स ने अपना दिया ऑक्टेव्स। 1865 में के ट्रेड्स के बाद आए हमारी एंट्री होते हैं न्यूलैंड्स की। न्यूलैंड क्या कहते हैं, उन्होंने दिया अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1865 में दिया था इन्होंने। और इन्होंने क्या बोला, जैसे हम म्यूज़िक में पढ़ते हैं ना, सारे गामा पादा निसा ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, तो इन्होंने बोला कि जो हमारे एलिमेंट्स है वो भी इसी तरह से शो करते हैं कि 7th के बाद जब 8th एलिमेंट आता है ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वही होती है जो पहले वाले की थी। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर मैं आपको ऐसे बताऊँगी तो हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। ठीक है, अब देखो एक सेकंड, ये रहे, ये है न्यूलैंड्स ने जो ऑक्टेव दिया था वो। इन्होंने 20 एटॉमिक नंबर तक ही दे पाए थे, उसके बाद वो नहीं दे पाए थे, वहीं तक हो पाया था एप्लीकेबल ये चीज़ें।
तो देखो जैसे उस टाइम पे जो एलिमेंट डिस्कवर थे उनकी स्टार्टिंग है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद आया हमारा सोडियम। तो इन्होंने बोला, जैसे हम बोलते हैं ना सा रे गा मा पा दा नी के बाद क्या आएगा दोबारा, सा यानी फर्स्ट वाला नंबर। तो इन्होंने कहा कि जैसे सारे गामा पा धा नी सा, एट्थ वाला जो आता है वो सेम वही है जो फर्स्ट था, यानी सेम है। तो इन्होंने कहा ऐसे ही जब एलिमेंट्स आता है एट्थ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वही होती है जो फर्स्ट वाले की थी। तो इन्होंने कहा कि जैसे ये 3 एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इन तीनों की सेम है, इनकी दोनों की सेम है, इनकी ऐसे सेम है, ठीक है। इन्होंने ये कहा था, लेकिन इनकी कमी कहाँ रही थी? कमी ये रही थी कि ये सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 तक ही बता पाए थे। उसके बाद एक चीज़ और क्या थी, जैसे हम बात करते हैं आइसोटोप्स की बात करते हैं, यानी जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास डिफरेंट होता है, जैसे कार्बन है, तो उनको कैसे वो रखेंगे? फिर कार्बन तो 14 भी है, तो 14 है तो वो कहाँ रखेंगे? तो ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, साथ में सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 तक बता पाया था। तो यही था इसमें, इन्होंने यही बताया था। तो 2 हो गए हमारे, एक तो हो गया हमारा डोबर्नेट-रेट्स, सेकंड क्या हो गया न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आते हैं हमारे 2 साइंटिस्ट, कौन कौन से? देखो वो 2 केमिस्ट हैं, एक तो है हमारे ये मेंडलीव है, एक सेकंड, एक तो है हमारे मेंडलीव, एक है लोथरमेयर। अब इन्होंने देखो, अगर तुम सन भी देखोगे ना तो शायद ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इन्होंने इकट्ठा सा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन हमें पता है जो पहले बता देता है वो फेमस हो जाता है। तो इसने क्या किया था, जो मेंडलीव है इन्होंने क्या किया, इन्होंने बना दी टेबल, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इन्होंने बना दी टेबल। और लोथरमेयर ने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ करा। बातें दोनों की सेम थी, दोनों ने सेम चीज़ें बताई थी कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है मास के ऊपर, लेकिन लोथरमेयर ने क्या किया था, उसको ग्राफ बना के एक्सप्लेन किया, जबकि मेंडलीव ने उसको टेबल बना के एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब देखो जैसे लोथरमेयर ने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसको एटॉमिक वेट के साथ हमने ग्राफ बनाया उन्होंने, और उन्होंने ऑब्टेन किया जैसा कि एक रिपीटेड पैटर्न आया है। रिपीटेड पैटर्न का मतलब है कि जैसे पहला ग्राफ आता है ना, फिर उसके कुछ टाइम बाद सेम ग्राफ हमें मिल रहा है, ठीक है। जबकि उन्होंने साथ में एक चीज़ और बताई कि जो ग्राफ में जो रिपीटेशन हो रही है ना, मान लो कोई रिपीटेशन है प्रॉपर्टीज़ का, तो उसकी जो लेंथ है वो हर बार अलग आ रही है। प्रॉपर्टीज़ रिपीट तो हो रही है, जैसे न्यूलैंड्स ने क्या बोला था, हर 8 के बाद रिपीट होगा। तो इन्होंने कहा प्रॉपर्टीज़ रिपीट तो होती है, लेकिन वो जो पैटर्न है ना उसकी लेंथ चेंज हो रही है हर बार। तो उन्होंने एक टेबल भी बना दी जो पीरियोडिक टेबल से मिलती जुलती आज वाली हमारी पीरियोडिक टेबल से, लेकिन उसको ज़्यादा ना पब्लिश नहीं किया गया। उस काम को पब्लिश किसे किया गया, पब्लिश किया गया मेंडलीव को। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसको पब्लिश किया गया। तो देखो, अब देखो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मेंडलीव ने ऐसा क्या बताया था जिससे वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो ये था मेंडलीव का लॉ, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जो क्या कहता है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ किसका पीरियोडिक फंक्शन है, उसके एटॉमिक वेट का फंक्शन होती है, ठीक है। तो मेंडलीव ने देखो किया क्या, मेंडलीव ने अरेंज्ड एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम ऑफ ए टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। उन्होंने एक टेबल बनाई जिसमें उन्होंने हॉरिजॉन्टल रो ली और वर्टिकल कॉलम लिए, और साथ में क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में हमने एलिमेंट्स को रखा, ठीक है। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड द सेम वर्टिकल कॉलम। इन्होंने कहा कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है ना वो सेम कॉलम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स वाज मोर एलेबोरेट देन द लोथरमेयर। तो ये देखो ज़्यादा एलेबोरेट था जो लोथरमेयर ने दिया था उसके कंपैरिजन में। ही फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी एंड used broader range of physical and chemical property to classify the elements। इन्होंने क्या ध्यान रखा अच्छे से, पीरियोडिसिटी के बारे में। और पीरियोडिसिटी क्या है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन होना। और इन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनको कर दिया, उन्होंने एक वाइड रेंज रखी कि प्रॉपर्टीज़ के एक वाइड रेंज रखने पर क्या होगा, उसमें गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ब्रॉड रेंज रखी उन्होंने एक, ठीक है। इन पर्टिकुलर मेंडलीव रिलाइड ऑन द सिमिलरिटी इन द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स। ही रियलाइज दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इन विद हिज स्कीम ऑफ
क्लासिफिकेशन इफ द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाज स्ट्रिक्टली फॉलोड। इन्होंने ना जब ये प्रोडक्ट टेबल बना रहे थे तो इन्होंने ना स्टार्ट कैसे करी थी प्रोडक्ट टेबल बनाने, जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, ऐसे इन्होंने कार्ड्स लिए, उन कार्ड्स पे हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ लिखी और फिर उनको अरेंज करना शुरू किया कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स उनको सेम कॉलम के अंदर रख दिया। तो इन्होंने देखा अगर हम इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ना कि उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की फॉर्म में ही रखना है, तो वहाँ पर ना कुछ रिपीटिशन सा नहीं हो रहा था अच्छे से, मतलब कुछ गड़बड़ हो रही थी वहाँ पर। ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट थिंकिंग दैट द एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया कि एटॉमिक वेट का ऑर्डर क्या है। उन्होंने सोचा कि शायद मेजरमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगी और उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को ही फॉलो करना शुरू किया, यानी प्रॉपर्टीज़ को प्रायोरिटी दी, ना कि एटॉमिक वेट को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयोडीन विद लोअर एटॉमिक वेट देन द टेल्यूरियम वाज प्लेस्ड इन ग्रुप 7th अलोंग विद द फ्लोरीन। इन्होंने कहा कि आयोडीन है जिसका एटॉमिक वेट कम था टेल्यूरियम से, उसे ग्रुप 7 में रखा गया। देखो कहाँ, एक सेकेंड अभी दिखाती हूँ, मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ। देखो जैसे यहाँ पर जो ये ग्रुप 7 है, इन्होंने क्या किया, ये ग्रुप 7 है, ये ग्रुप 6 है। इन्होंने हमें देख पा रहे हैं कि 6th में जो टेल्यूरियम है उसका वेट है 127.6, जबकि आयोडीन का वेट है 126.9। तो अकॉर्डिंग टू मैंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होना चाहिए था कि भाई हम उनको इंक्रीजिंग वेट में रख रहे हैं तो आयोडीन पहले आना चाहिए था, टेल्यूरियम बाद में आना चाहिए था। लेकिन मैंडलीव ने क्या किया, मैंडलीव ने इसके ऊपर फोकस ना करके जो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना जो एलिमेंट की, उसके ऊपर फोकस किया और वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको सेम कॉलम के अंदर रखना शुरू किया। ठीक है, तो ये एक तरह से इन्होंने अपना वो दिखा दिया कि भाई ये एक्सेप्शनल केसेस में आ जाए कि भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको अलग रखा गया। तो वो कौन सा है, आयोडीन है जिसका एटॉमिक वेट कम था लेकिन उसको टेल्यूरियम के बाद में रखा गया था। ठीक है, एट द सेम टाइम कीपिंग हिज प्राइमरी एम ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। अब उनका जो प्राइमरी एम क्या था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखना है, ना कि एटॉमिक वेट वाला प्रोसेस को फॉलो करना। ही प्रपोज्ड दैट सम ऑफ द एलिमेंट वाज स्टिल अनडिस्कवर्ड। उन्होंने कहा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अनडिस्कवर्ड है, मतलब उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, और उन्होंने उसके लिए स्पेस भी छोड़ दिया। जैसे गैलियम और जर्मेनियम उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे तो उन्होंने उसके लिए स्पेस छोड़ दिया और उन्होंने उसका नाम भी रख दिया। ठीक है, मैंडलीव published his periodic table, he left the gap under aluminium and a gap under silicon, called these elements इका aluminium and इका silicon। तो इन्होंने क्या किया था, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे जैसे गैलियम और जर्मेनियम है, उस टाइम पे ये जिसके नीचे आने थे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के, एल्यूमिनियम के नीचे आना था हमारा गैलियम और सिलिकॉन आना था हमारे जर्मेनियम के पास में, तो इन्होंने उसका नाम रख दिया सेम कॉलम की वजह से इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। और इन्होंने कहा कि ऐसे एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए ये, लेकिन फ्यूचर में ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे, और वो बात बिल्कुल सच साबित हुई, वो एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं किया था, मतलब अच्छे से बताया थी ये चीज़ें, बट ऑल्सो डिस्क्राइब सम ऑफ दिस जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर फ्यूचर में ये एलिमेंट डिस्कवर होते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी, यानी इनसे मिलती जुलती होगी। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज प्रेडिक्टेड बाय मैंडलीव फॉर दीज एलिमेंट्स और दोज फाउंड एक्सपेरिमेंटली आर लिस्टेड इन टेबल 3.3। तो आगे टेबल दे रखी है, उसमें बताया उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि भाई ये प्रॉपर्टीज़ होंगे। द बोल्डनेस ऑफ मैंडलीव्स क्वान्टिटेटिव प्रिडिक्शन एंड देयर इवेंचुअल सक्सेस मेड हिम एंड हिज प्रेडिक्ट टेबल फेमस। तो इन्होंने जो बोल्डनेस के साथ ही सारी चीज़ें बताई, तो इन्होंने इस टेबल ने इन्हें बहुत फेमस कर दिया, टेबल बहुत ज़्यादा फेमस होगी। ठीक है, मैंडलीव प्रोडक्ट टेबल पब्लिश्ड इन 1905। तो 1905 में जो उन्होंने प्रोडक्ट टेबल दी थी वो देखो अब आगे, ये है ये प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, एक सेकंड कैसे दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो ये है, इन्होंने जो मैंडलीव ने हमारी प्रोडक्ट टेबल दी थी वो ये है। ठीक है, जिसमें उन्होंने बता दिया था कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं वो कहाँ रखने हैं, और साथ में जो मैंने आपको आयोडीन की वाला केस बताया था वो था। अब इसमें देखो क्या है, कितने ग्रुप है, कितने पीरियड है, वो चीज़ें आप देख सकते हो। ग्रुप कितने हैं, 8 हैं, और पीरियड कितने हैं, 12 है।
लेकिन इन्होंने ना कई बार जैसे एलिमेंट्स को देख के नहीं बताया, इन्होंने एलिमेंट्स के ऑक्साइड को देख के भी एक्सप्लेन किया था। जैसे देखो R2O RO R2O3, इन्होंने ये भी बता दिया कि इसके ऑक्साइड किस तरह के होंगे, ठीक है, तो इन्होंने ये भी बता दिया था। जैसे देखो ये देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हमारा गैलियम है, इसको इन्होंने बोला था इका एल्यूमिनियम, यानी उस टाइम पे गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जर्मेनियम है, इसको बोला गया इका सिलिकॉन, उस टाइम पे ये भी डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इन्होंने ये टेबल दी थी उस टाइम पे, ठीक है। तो भाई ये थी हमारी मेंडलीव की प्रोडक्ट टेबल। लेकिन एक्चुअल में आज के दिन जो हम पढ़ते हैं वो मेंडलीव की प्रोडक्ट टेबल नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। अभी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल क्या है, कि कहाँ से आई, कैसे बनी, उसके बारे में देखते हैं। We must bear in mind that Mendeleev developed in his periodic table, chemist knew nothing about the internal structure of atom। तो ये जो periodic table बनी थी इसमें हमें internal structure के बारे में कुछ नहीं पता चला। However, the beginning of 20th century witnessed profound developments in theories about subatomic particles। जैसे उसके बाद ये 1913 के बाद क्या हुआ, सबएटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर शुरू हो गए थे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे बाद में। तो देखो हेनरी मोसले ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रेगुलरिटीज़ है करेक्टरिस्टिक्स की एक्सरे स्पेक्ट्रा की, तो वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के अंडर रूट पे, यानी फ्रीक्वेंसी की पावर हाफ के ऊपर डिपेंड करती है जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी का और एटॉमिक नंबर का अगर हम ग्राफ बनाते हैं ना तो वो स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी का हम मास के साथ ग्राफ बनाएंगे ना तो स्ट्रेट लाइन नहीं आता। मीनिंग कहीं ना कहीं एटम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उसके मास की। ही thereby showed that atomic number is more fundamental property of an element than atomic mass। तो उन्होंने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास के। तो भाई आगे देखो, मेंडलीव प्रोडक्ट लॉ वाज देयरफॉर अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड। तो फिर क्या हुआ, मेंडलीव का जो प्रोडक्ट लॉ था जो क्या कहता था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एटॉमिक वेट का, लेकिन इसको मॉडिफाई करके बना दिया गया मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ, जो क्या कहता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसका है, फंक्शन है, एटॉमिक नंबर का फंक्शन होती है। The periodic law revealed important analogies among the 94 naturally occurring elements. Neptunium and plutonium like actinium and protactinium are also profound in the pitchblende anode of uranium. It stimulated renewed interest। देखो इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे periodic law आया उसके बाद क्या हुआ, इंटरेस्ट बढ़ने लगा किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उसके साथ साथ क्या हुआ, जो आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड शॉर्ट लिविंग एलिमेंट्स हैं उनको क्रिएशन, मतलब जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है ना, एक तरह से बोल सकते हैं कि उनका बनना भी शुरू हो गया था। यू मे रिकॉल दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक नंबर को हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि वो किसके इक्वल होता है, न्यूक्लियर चार्ज के, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, या हम ये बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर या तो न्यूक्लियर चार्ज यानी जो प्रोटॉन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या न्यूट्रल एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ देन ईजी टू विजुअलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन प्रोड्यूसिटी ऑफ एलिमेंट। तो ये क्या हुआ, जो क्वांटम नंबर है उसका सिग्निफिकेंस ईजिली विजुअलाइज होने लग गया कि भाई हाँ इसका क्या सिग्निफिकेंस है। In fact, it is now recognized that periodic law is essentially the consequence of periodic variation in the electronic configuration। देखो आगे उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या दे रखा है। इन्होंने बताया आगे कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरह से वेरी होती है, ग्रुप के अकॉर्डिंग कैसे होएगी, पीरियड के अकॉर्डिंग कैसे होगी, उन्होंने ये बताया। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसके नाम क्या क्या है। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल या प्रोडक्ट टेबल, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, इस तरह से बोलते हैं। इसमें क्या, जो मेंडलीव ने जो हॉरिजॉन्टल रो थी जिसको उन्होंने कहा था सीरीज़, वो उसको इन्होंने क्या बोल दिया, पीरियड्स। और जो वर्टिकल कॉलम थे इन्होंने बोल दिया ग्रुप, यानी कॉलम को बोल दिया ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल रो थी जिसको उन्होंने सीरीज़ बोला था उनको बोल दिया पीरियड। ये याद रखना कितने पीरियड है, कितने ग्रुप है, क्या है। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम।
यानी वो एलिमेंट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ है उनको सेम वर्टिकल कॉलम के अंदर रखा गया, ठीक है। और उन्हें क्या बोल दे कि या तो ये बोल दो कि ये ग्रुप है या ये बोल दो कि ये फैमिली है। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये याद रखना है फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। द ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18, रिप्लेस द ओल्डर नोटेशन ऑफ 1A1। ये इस तरह से जो पहले उन्होंने रोटेशन दी वो दिया था ना नंबर मेंडलीव ने कि हम इसको कैसे लिखेंगे ग्रुप्स को 1A 2A 3 ऐसे, इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं लिखेंगे, हम सीधा नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं। देयर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स।